हेलो एंड वेलकम इन दीज वीडियो लेक्चर्स। और इन वीडियो लेक्चर्स में वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्लास 11th। तो अभी क्लास 11th को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में जो पहली मेन चैप्टर होता है दैट इज़ द काइनेमेटिक्स, राइट। दैट इज़ द चैप्टर जहाँ से जेई मेंस और नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं। सो फ्रॉम दैट चैप्टर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स एंड हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स। तो ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काइनेमेटिक्स का मतलब है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ये ओल्ड एनसीईआरटी है जो अभी सिलेबस रिड्यूस होने से पहले जो एनसीईआरटी थे, उस एनसीईआरटी में जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, सो दैट और दोज आर द चैप्टर्स फ्रॉम वेयर द काइनेमेटिक टॉपिक स्टार्ट्स। दो चैप्टर हैं काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। सो वो दो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अब देखते हैं इसमें काइनेमेटिक्स में होता क्या है। तो जनरली काइनेमेटिक्स में आने से पहले लेट मी टेल यू कि 11th और 12th में आप सभी को पता भी होगा कि 11th एंड 12th क्लास में, राइट, 11th एंड 12th क्लास में हम लोग फिज़िक्स की 5 ब्रांचेस को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है क्योंकि स्टार्टिंग है, इसलिए मैं इसको अभी एक बार सम अप कर देता हूँ कि हम लोग इसमें 5 ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पढ़ते हैं। कौन कौन सी 5 ब्रांचेज हैं वो? तो पहली है मैकेनिक्स, राइट। मैकेनिक्स अभी देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है, इसी को हम लोगों को स्टार्ट भी करना है। द सेकेंड ब्रांच इज़ थर्मल फिजिक्स, राइट, थर्मल फिजिक्स। एंड द थर्ड ब्रांच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट। द फोर्थ ब्रांच इज़ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। एंड द फिफ्थ वन इज़ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। सो क्लास 11th और 12th दोनों को मिला करके ये हम लोगों को 5 ब्रांचेस पढ़नी होती हैं। इनमें से जो ये 2 ब्रांचेस हैं स्टार्टिंग की, ठीक है, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं वो मैकेनिक्स के हैं, और सिर्फ हम लोगों के पास 3 चैप्टर्स हैं जो थर्मल फिजिक्स के हैं। बाकी 2 चैप्टर जनरल हैं और बाकी बचे हुए जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे मैकेनिक्स के हैं। तो मैक्सिमम क्लास 11th में हम लोगों को मैकेनिक्स पढ़ना होता है और थर्मल फिजिक्स पढ़ना होता है। दीज 3 ब्रांचेज, राइट, वी विल स्टडी इन क्लास 12th। सो ये एक तो हम लोगों को पता हो कि फिज़िक्स में क्लास 11th और 12th या जेई मेंस या नीट में एडवांस में हम लोगों को ये 5 ब्रांचेस पढ़नी है। ठीक है, कुछ टीचर्स मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन को ऐड नहीं करेंगे, तो मैं उसी के अंदर सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी मिला देंगे तो ये 5 ब्रांचेस इसमें हो जाएंगे। हम लोगों को क्लास 11th में मैकेनिक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को मैकेनिक्स से स्टार्ट करना है, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स, क्या मतलब है मैकेनिक्स का? अच्छा, मैकेनिक्स पे भी आने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिस तरीके की फ़िज़िक्स हमारे पास है, कुछ लॉज हैं, मैथमेटिक्स उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये बहुत पुरानी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ 17th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। तो जो फिज़िक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इट इज़ it was discovered or you can say it was started from the 17th century। इससे पहले भी कुछ लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें की हुई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। ठीक है, 17th सेंचुरी में हुआ क्या, 17th सेंचुरी में 1642 में न्यूटन साहब पैदा हुए, सभी को पता है उनके बारे में, और वो 1727 तक रहे। ठीक है, तो इसी बीच में उन्होंने बहुत काम किया मैकेनिक्स को लेकर, ऑप्टिक्स को लेकर और थर्मल फिजिक्स को लेकर, और उन्होंने फिज़िक्स में या कह लो नेचुरल फिलोसफी में मैथ्स को भी ऐड कर दिया। तो उन्होंने मैथ्स को यूज़ करके कुछ प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट की कि फिजिकल लॉज को ऑब्जर्व करो, उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के टर्म्स में लिखो, एंड देन वी विल यूज़ दोज मैथमेटिकल इक्वेशंस टू प्रिडिक्ट समथिंग। तो जिस तरीके की फिजिक्स हम लोग आज पढ़ते हैं, दिस फिजिक्स वाज स्टार्टेड, राइट, बाय न्यूटन, यू कैन से, राइट। न्यूटन से पहले भी कुछ लोग हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस उन्होंने यूज़ नहीं की। तो न्यूटन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने जिस तरीके की फिजिक्स हम लोग अब पढ़ते हैं इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टार्ट किया था। ठीक है, एक्सेप्शनली उन्होंने इसको मैकेनिक्स को सिंगल हैंडेडली काफ़ी डेवलप किया। ठीक है, और लोगों ने भी काम किया लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो जिस तरीके की हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं दैट वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी बिकॉज ऑफ न्यूटन। और ये जो मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में, दिस मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय न्यूटन हिमसेल्फ। ठीक है, न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स को डेवलप करने में। और जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। ठीक है,
तो जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में या जेई मेंस नीट के लिए, वो मैकेनिक्स बहुत पुरानी ब्रांच है। यू कैन से कि 1600 एडी में स्टार्ट हुआ था और लगभग 1800 तक ये कंप्लीट हो गया था। ठीक, तो जो लॉज हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरह की इक्वेशंस पढ़ते हैं, जिस तरह की सिचुएशंस पढ़ते हैं, ये बहुत पुरानी फिज़िक्स है और 1600 से 1800 के बीच में इसको काफ़ी अच्छे से डेवलप कर दिया गया था। तो इतनी पुरानी ब्रांच हम लोग फिज़िक्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो ओवरऑल पूरे 11th और 12th फिज़िक्स में 5 ब्रांचेज़ हैं, इसकी क्लैरिटी है। पाँचों कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं? तो पहली ब्रांचेज़ है मैकेनिक्स, दूसरी ब्रांच है थर्मल फिजिक्स, तीसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, चौथी ब्रांच है ऑप्टिक्स, देन पांचवी ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें टोटल जो 30 चैप्टर हैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 11th और 12th के, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। उनमें से हम लोगों को क्लास 11th में 2 ही ब्रांचेस पढ़नी है, कौन कौन सी? मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स। मैकेनिक्स में ज़्यादातर चैप्टर आ जाएंगे, 3 चैप्टर सिर्फ थर्मल फिजिक्स के हैं क्लास 11th में, बाकी बचे हुए लगभग आप लोग मैकेनिक्स में कंसिडर कर सकते हो, होते भी मैकेनिक्स के ही हैं। तो मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे और मैकेनिक्स से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिस तरह की हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, दिस फिजिक्स वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसमें न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को हिस्टोरिकली कम से कम थोड़ा पता हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है और मैकेनिक्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो कि फिज़िक्स में जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, मैकेनिक्स उसमें ओल्डेस्ट ब्रांच है। सबसे पहले लोगों ने मैकेनिक्स को ही डिस्कवर किया, या मैकेनिक्स के जो लॉज हैं उनको डिस्कवर किया और उसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे वगैरह सब कुछ उन्होंने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था। मैकेनिक्स होता क्या है? तो सिंपली मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। तो बहुत सिंपली, बहुत ब्रॉडली वी कैन से दैट मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स मोशन की स्टडी होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा, ठीक है, उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। मोशन इतना कॉमन है, ठीक है, हमारे चारों तरफ। तो अगर मैं मोशन की बात करूं तो मोशन बहुत ही कॉमन है। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाते हुए भी मैं इधर उधर चल रहा हूँ, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोशन, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर ही अगर ब्लड ही चलना बंद हो जाए देन वी विल स्विच ऑफ, ठीक। तो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ मोशन। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ब्रीदिंग भी कर रहा हूँ, तो एयर इज़ मूविंग in and out of my body, that is another kind of motion. So there are so many examples of motion in your day to day life which you see around yourself. The one kind of motion is just the motion of moon around the moon around the earth. So जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड मून मूव कर रहा है और आप लोगों को पता है कि द अर्थ इटसेल्फ इज़ मूविंग अराउंड द सन, ठीक। और अर्थ अपने आप में अपने एक्सेस पे रोटेट भी करती है, सो इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, it is revolving around the sun and it is also rotating about its own axis, ठीक है। और वैसे ही मून भी वो अपने एक्सेस के अबाउट भी रोटेट करता है और वो अर्थ के अबाउट भी रिवॉल्व कर रहा है। सो दीज आर द बेसिक एंड द नेचुरल मोशन, द एग्जाम्पल ऑफ मोशन दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, राइट। तो लगभग सब चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप लोगों ने कभी ग्राउंड में आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, वहाँ कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ पे मान लो कि कोई एक फ्रूट लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एप्पल लगा हुआ है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप बोलोगे कि सेब इतना बड़ा है और पेड़ इतना छोटा सा। तो फॉर एग्जांपल, ठीक, तो जैसे ये पक जाता है या फिर ये यहाँ से कुछ लूज़ हो जाता है तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये यहाँ था और फिर ये नीचे की तरफ गिरा है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ मोशन। और इसी से बहुत फेमस स्टोरी है कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने सेब गिरते हुए देख लिया और उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी दैट वी मेक अबाउट न्यूटन। लेकिन होता है ऐसा ही है, ठीक है, कि सेब जो ऊपर लगा हुआ था वो नीचे गिरेगा ड्यू टू द ग्रेविटी। लेकिन हम लोगों का सिर्फ इतना पर्पज़ है कि ये जो सेब है ये पहले मूव नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में ये मूव करेगा ड्यूरिंग द फॉल ऑफ इट ऑन द अर्थ, ठीक। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के, और मोशन को समझना भी इम्पोर्टेंट है, और मोशन बहुत ही कॉमन है, इसलिए सबसे पहली स्टडी भी लोगों ने मोशन के ही बारे में की, ठीक है। इंसानों की एक साइकोलॉजिकल यू कैन से वायरिंग है कि दे आर क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। आपको जो भी कुछ होते हुए नज़र आएगा, सो देन यू विल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू इंक्वायर अबाउट इट। तो इसी वजह से बहुत लोगों ने, जैसे कि गैलीलियो रहे, केपलर रहे, ऑयलर रहे, ठीक है, न्यूटन रहे, इन्होंने स्टार्ट किया मोशन को स्टडी करना। इन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो हम लोग इन्हीं के जो इन्होंने लॉज डिस्कवर किए, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाए उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हीं को मैकेनिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, है ना। एंड मोशन इज़ वेरी कॉमन इन आर डे टू डे लाइफ। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन, right, broadly we can say whenever the object is changing its position with time, then we can say that object is in motion. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा, then you will say कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैकेनिक्स का। फिज़िक्स बड़ी क्यूरियस सा सब्जेक्ट है, और जैसे जैसे आप लोग इसको समझते जाओगे then you will find it more interesting
to study. And that's why whenever you will ask any of the student of class 11 and 12 and when they are interested in studying, so उनका physics is one of the favorite subject. You will do your survey, right? So kinematics में हम लोगों ने mechanics देख लिया. Mechanics is the study of motion. ठीक है. इस mechanics part में जो हम लोग kinematics पढ़ेंगे, ये kinematics का क्या मतलब है, उससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो mechanics है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टडी ऑफ मोशन बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, तो इसको भी हम लोग तीन सब ब्रांचेस में कैटेगराइज कर सकते हैं. कैसे करते हैं वो देखते हैं. सो पहली ब्रांच होती है स्टैटिक्स. ठीक है. अब ये स्टैटिक क्या होती है? तो स्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, दिस ब्लॉक मस्ट बी एट रेस्ट. ठीक है. एंड वी विल स्टडी लेटर इन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कि अगर ये रेस्ट पे है तो इसके ऊपर जो लगने वाले नेट फोर्स हैं, जितने भी लग रहे होंगे, ठीक है, द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो. तो इसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स है, इट मस्ट बी ज़ीरो. तब हम लोग बोल देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है और ये इक्विलिब्रियम में है. ठीक. तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी एक तरीके की सिचुएशन ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेंडुलम ले लेते हैं और इसमें ये उसका स्ट्रिंग है और ये बॉब यहाँ जनरली ऐसे बस हवा में लटका हुआ है. ठीक है. मास ऑफ द बॉब इज़ m एंड द लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 0. तो वैसे ही इसके ऊपर भी दो तरीके के फोर्स लगेंगे, एक mg ग्रेविटेशनल और एक इसमें रस्सी में टेंशन फोर्स लगेगा. इस वाले केस में भी क्योंकि ये ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, तो यहाँ भी जो टेंशन फोर्स है वो mg के इक्वल होगा. वैसी सिचुएशन जहाँ ऑब्जेक्ट मूव ना करता हो, इट इज़ अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उस तरीके की सिचुएशंस को हम लोग स्टैटिक में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये हम लोग, अच्छा ये देखो, स्टैटिक को समझाने के लिए मुझे फोर्सेस के बारे में बोलना पड़ रहा है. ठीक है. तो जब फोर्सेस के बारे में बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जनरली बस मोशन को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे. एंड आफ्टर द डिस्क्रिप्शन वी विल स्टडी द लॉज ऑफ मोशन. वहाँ फिर फोर्सेस की बात आएगी. तो स्टार्टिंग हम लोग स्टैटिक से नहीं करेंगे, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स से. ठीक है. तो स्टैटिक वो ब्रांच है जिसके अंदर वैसे ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें नेट फोर्स, जिसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, और वो जो सिस्टम है इट इज़ इन द इक्विलिब्रियम. द सेकंड ब्रांच इज़ द काइनेमेटिक्स. अब ये काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी, राइट, ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, विदाउट considering the cause of motion. ठीक है. एंड व्हेन वी विल स्टडी द लॉज ऑफ मोशन, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि वन ऑफ द कॉज ऑफ मोशन इज़ द फोर्स. तो जब हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन फोर्सेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है. तो इस तरीके की जब चर्चा नहीं होगी तो उस तरीके की ब्रांच को हम लोग बोल देंगे काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स में पढ़ना मोशन के ही बारे में है. ठीक है. सब कुछ हो सकता है इसमें, सारी पॉसिबिलिटी हैं, बस हम लोग फोर्सेस की बात नहीं करेंगे. ठीक है. फोर्सेस कैलकुलेट नहीं करेंगे. एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इस तरीके की चीज़ें कैलकुलेट भी करेंगे, उस तरीके की सिचुएशंस देखेंगे. वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द फोर्सेज. ठीक है. द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज़ फोर्स. तो वो ब्रांच जिसमें फोर्स की बात नहीं होगी लेकिन मोशन की बात होगी, उसको बोल देंगे काइनेमेटिक्स. तीसरा होता है डायनामिक्स. ठीक है. अगेन ये स्टडी ऑफ मोशन ही है. ठीक है. स्टडी ऑफ मोशन, ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, बाय considering, or you can say including the cause of motion, right? Cause of motion. And what is the cause of motion? The cause of motion is force. तो वो ब्रांच जिसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मोशन के बारे में तो करेंगे लेकिन फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उस ब्रांच को हम लोग बोल देंगे डायनामिक्स. सो अब तक मैकेनिक्स, जिसको हम लोग स्टडी ऑफ मोशन बोलते हैं, उसको 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर देंगे. कुछ वैसी सिचुएशंस होंगी जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा. रेस्ट पे होने का एक मतलब होता है कि इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है. ठीक है. तो इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है. तो जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तब जो सिचुएशन बनेगी उसको स्टडी जब हम लोग करते हैं तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड द स्टैटिक्स. इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बता दिया मैंने क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फोर्स की बात होगी. ठीक है. तो जैसे ही फोर्स की बात होगी तो जैसे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे तब ये सिचुएशंस पढ़ेंगे. इसलिए स्टैटिक्स से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे. इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? काइनेमेटिक्स से, क्योंकि इसमें फोर्स को अभी इग्नोर करेंगे. ठीक है. हमको पता है कि फोर्स लग रहा होगा, लेकिन कितना लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे. तो विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, ठीक है, व्हेन वी विल स्टडी, वी आर स्टडिंग द मोशन, देन वी विल कंसिडर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अंडर द काइनेमेटिक्स. और जब हम लोग मोशन को पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ उसकी फोर्सेस भी कैलकुलेट करेंगे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक, कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो उस तरीके की सिचुएशंस को हम लोग बोल देंगे कि वो डायनामिक्स का पार्ट है. तो डायनामिक्स में सारी चीज़ें ही पढ़ते हैं विद फोर्स. काइनेमेटिक्स में फोर्स नहीं पढ़ेंगे,
स्टैटिक में फोर्सेस भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम में जब ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी तरीके की सिचुएशंस को इसमें डील करेंगे। तो मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखो ये बहुत बेसिक से टॉपिक है कि एक तो हिस्टोरिकली कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया हम लोगों ने फिजिक्स को। 5 ब्रांचेज हैं, उनमें से मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर ये 3 ब्रांचेज हैं, ठीक। और उसमें हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स में फोर्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन मोशन को पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स में जो तरीके के हम लोग मोशन पढ़ेंगे, इन जनरल जो जितने भी टाइप के मोशन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो जनरली 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन मेक द हेडिंग टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो 3 टाइप के मोशन होते हैं। तो पहले को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, कैसा होता है। तो जनरली रेक्टिलिनियर को पहले से देखते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन, तो जो रेक्टिलिनियर वर्ड है वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है पहला कंडीशन, एंड द सेकंड वन इज इट इज़ मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, देन वी विल से दैट द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज रेक्टिलिनियर। तो कोई भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसका जो मोशन हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। सो इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, किसका, ऑफ point mass object, right, point mass object in which it is moving in a straight line, ठीक है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को, इस तरीके के मोशन को हम लोग बोल देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई object है point mass and it is moving this way, let us suppose the mass is m and this is the path of this the motion of this object। तो हम लोग बोल देंगे कि जब ये ऐसे चलेगा then the motion, right, of this object is called rectilinear motion। इसको हम लोग rectilinear motion बोलते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड इसी के साथ मैंने लिखा है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये क्या होता है, तो जनरली देखो रियलिटी में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट तो होंगे नहीं। इवन ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। तो रियलिटी में जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक ब्लॉक ले लेते हैं। दिस ब्लॉक इज़ नॉट द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये आइटम से मिलकर बना होगा तो बहुत सारे तरीके के आइटम से मिलकर बनता है, ठीक। सो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है। ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। तो जब एक्सटेंडेड बॉडी की बात होगी, ठीक, तब हम जो वर्ड यूज़ करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन वर्ड यूज़ करेंगे। कब करेंगे, ठीक है, व्हेन एन एक्सटेंडेड बॉडी इज मूविंग, ठीक है, इन सच अ वे दैट all its constituent particles moves in lines, in straight lines which are parallel to each other, right, which are parallel to each other, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है, तो अगर मान लो कि ये वाला जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक। तो अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन है तो ये वाला पार्टिकल भी इधर ही मूव करेगा। इसका जो पाथ है वो इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, वेलोसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए और वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ये वाला जो पार्टिकल है वो भी ऐसे मूव करेगा। ये वाला पार्टिकल ये स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ही मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ही मूव करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं दे विल मूव इन द सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इफ़ वन ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो या अगर हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ये कोई भी एक डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रही है,
तो अब इस बॉडी के जितने पार्टिकल्स हैं वो सब इसी डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, ठीक। तो ये पूरी बॉडी का हर पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड और वेलोसिटी यू कैन से, ठीक। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है और इस डायरेक्शन में है, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का मोशन होगा जिसमें पूरी बॉडी, ठीक है, कि हर एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन वी विल से दैट बॉडी इज़ मूविंग इन द ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो पूरी बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तब ट्रांसलेटरी होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, सभी ने पढ़ा हुआ है थोड़ा। प्रोजेक्टाइल में मान लो मैंने एक बॉल लिया और इस बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक। तो आप लोगों को पता है कि ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये पैराबोलिक पाथ बना के वापस से नीचे। तो अब ये जैसे इधर जा रहा है, फिर ये जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर ये जो बॉल है यहाँ के इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे ये बॉल यहाँ जाएगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। इवन देन वी विल से दैट द बॉल इज़ डूइंग द ट्रांसलेटरी मोशन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब ये बॉल इधर जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं, तब जब ये बॉल इधर जा रही है और ये स्पिन नहीं कर रही है, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस बॉल का ये वाला जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन भी यही है और वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। इस पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन भी यही है और वेलोसिटी भी सेम है। इस पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन भी यही है और वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, यू कैन से। तो जब सारे पूरे के पूरे बॉल के हर पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, भले ही वो थोड़ा सा आगे जाके सारे चेंज हो जाए, तो सारे चेंज होने चाहिए, सबका डायरेक्शन तब भी सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अब ये वाला जो सेंटर है इसका वो इधर मूव कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल भी इधर ही मूव करना चाहिए, ये वाला पार्टिकल भी इधर ही मूव करना चाहिए, और ऐसे जैसे ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये वाला भी इधर जाना चाहिए, ये वाला इधर जाना चाहिए। तो इस तरीके का जो मोशन होगा जिसमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, सारे पार्टिकल किसी भी बॉडी के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब हम लोग बोल देंगे कि वो जो बॉडी है इट इज़ डूइंग द ट्रांसलेशनल मोशन और इट इज़ मूविंग इन द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। बॉडी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में कर भी सकती है, नहीं भी, वो कर्व्ड पाथ भी फॉलो कर सकती है, पैराबोलिक, एलिप्टिकल, सर्कुलर, कुछ भी कर सकती है। बस इतना ध्यान रखना है इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओरिएंटेशन से क्या होता है? मान लो कि ये जो बॉल है वो ऐसे जाने के साथ साथ स्पिन भी कर रही है, तो ये जो सेम बॉल है, ठीक है, ये ऐसे तो जा ही रही है, ये इसके साथ साथ स्पिन भी कर रही है। तो जब स्पिन करेगी तो क्या होगा? इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ये इधर जाएगा, लेकिन जैसे ये वाला पार्टिकल है, जैसे ये वाला पार्टिकल है, अब इसकी एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी आ जाएगी स्पिन की वजह से, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक वेलोसिटी ये वाली भी है जो इधर इन जनरल, तो अब इसकी वेलोसिटी सिर्फ ये नहीं होगी, ठीक है, इसके पास एक एक्स्ट्रा ये वाली वेलोसिटी आने की वजह से, स्पिन की वजह से, ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक, ये पार्टिकल यहाँ इनका जो नेट सम होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर ये बॉल का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, ओरिएंटेशन तो इस तरीके से चेंज हो जाए, ठीक है, या कह रहा हूँ आप रोटेट करना स्टार्ट कर दें, स्पिन करना स्टार्ट कर दें, उस कंडीशन में हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो जाएगी। वेलोसिटी का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं होगा, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है हो सकता है इधर मूव कर रहा हो, ठीक, लेकिन ये एक्चुअल में इधर भी जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ये डायरेक्शन आ जाएगी उसकी जिस तरफ भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब वो पूरी पूरी बॉडी कर्व पाथ करे, स्ट्रेट लाइन में जाए, कुछ भी करे, इवन देन वी विल कॉल दैट द बॉडी इज़ डूइंग द ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, देन द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉल विल बी डिफरेंट एंड वी विल से दैट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉल इज़ नॉट प्योरली ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेशन भी कर रही है, उसके साथ साथ रोटेशन भी कर रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स मोशन हो जाएगा, ना इसमें प्योर रोटेशन बचा, ना इसमें प्योर ट्रांसलेशन बचा। इट इज़ ट्रांसलेटिंग एज वेल एज इट इज़ रोटेटिंग। सो ये प्योर ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स ये बिना स्पिन के मूव कर रही है, ठीक है। तो सारे पार्टिकल जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सेम, जिस भी पॉइंट पे हैं वो सेम ही डायरेक्शन में, सेम ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन में ज़रूरी नहीं है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, डेफिनेशन में लिखा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप ऑब्जर्व करोगे, देन ईच एंड एवरी पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन द सेम, यू कैन से ईच एंड एवरी पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द ट्रांसलेटरी मोशन इज़। तो उम्मीद है कि शायद इसका रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशन का थोड़ा सा एग्जांपल मैंने यहाँ देके बताया था आपको। सो नेक्स्ट टाइप इज सर्कुलर, ठीक है, और रोटेशनल मोशन। क्या मतलब होता है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का? अगेन जब पॉइंट मास की बात करेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट मास की बात करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक, तब सर्कुलर वर्ड यूज़ करेंगे। जब बॉडी की बात करेंगे तब सर्कुलर भी कर सकते हैं, रोटेशनल भी कर सकते हैं, दोनों तरीके के वो मोशन कर सकती है। तो पहले सर्कुलर को देखते हैं क्या होता है। तो सर्कुलर में
जैसे मान लो कि एक पॉइंट पार्टिकल है, वो किस तरीके से मूव करेगा, तो इस तरीके से मूव करेगा कि इट विल ऑलवेज रिमेन एट द पेरीफेरी और एट द पैरामीटर यू कैन से, ठीक है, पेरीफेरी ही बोलना है, एट द पेरीफेरी और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक। तो वो सर्कल के पेरीफेरी पे ही होना चाहिए। तो जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर सेंटर है इस सर्कल का, एंड दिस इज द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, इट इज़ इफ इट इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट इट इज़ ऑलवेज एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो हम लोग बोल देंगे कि द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? अच्छा देखो, सर्कुलर मोशन भी एक तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन ही होता है, अभी हम उसको देखेंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, इट विल ऑलवेज रिमेन एट द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, उसके सर्कमफेरेंस पे ही रहेगा, और इस तरीके के मोशन को हम लोग बोल देंगे सर्कुलर मोशन, ठीक। इसी से मिलता जुलता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट इट विल ऑलवेज रिमेन एट द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, देन द मोशन ऑफ दैट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, पोज करके। अब आगे चलते हैं रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक। तो मान लो कि रैंडम बॉडी है, ये कंप्लीट सॉलिड बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द सॉलिड बॉडी। अब यहाँ से मैं एक लाइन, इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब रोटेशन का क्या मतलब है? रोटेशन का मतलब होता है कि जैसे आप इसके कोई भी 2 या 3 पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल ले लो, जैसे ये वाला मैंने एक पार्टिकल ले लिया, इसको मान लेते हैं P1, ठीक। और अब इसी को देखते हैं, जैसे रोटेट करेगी, देन दिस P1 विल कंप्लीट 1 सर्कल ड्यूरिंग 1 रोटेशन, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट पार्ट, जैसे ये बॉडी रोटेट करेगी, कंप्लीट बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट बॉडी रोटेट करेगी, तो ये वाला जो पार्टिकल है, इट विल एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन, ठीक। ये सर्कुलर मोशन करेगा। इसका लेटर सपोज ये कुछ रेडियस है R1, ठीक है। तो इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, मान लो V1। कोई दूसरा पार्टिकल लेते हैं, थोड़ा दूर है इससे, इसको P2 मान लेते हैं। व्हेन द बॉडी विल रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जैसे ये रोटेट करेगी एक्सिस पे, ये वाला जो पार्टिकल है, ये एक बड़े वाला सर्कल बनाएगा, ठीक है, कंप्लीटली। इमेजिन करके देखो, ठीक है, कुछ भी इमेजिन करो कि जैसे मान लो, ठीक, ये कोई डस्टर है, ठीक है, डस्टर ये कोई क्या, इसमें 2 पॉइंट एज्यूम कर रहा है, ये वाला और एक यहाँ वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जैसे इसको मैं रोटेट करूँगा, तो ये वाला पॉइंट एक सर्कुलर मोशन करेगा इस तरीके से, ठीक। तो चलो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर रोटेट करेगी, तो उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे विल एग्जीक्यूट द सर्कुलर मोशन, ठीक। बॉडी रोटेट करेगी, लेकिन सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। उन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है, वो एक ही लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। इधर वाला जो पार्टिकल है, जैसे ये वाला कुछ P3 पार्टिकल है, इट विल ऑल्सो एग्जीक्यूट द सेम सर्कुलर मोशन व्हेन द बॉडी विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। तो ये याद रखना है कि जब बॉडी रोटेट करेगी या रोटेशनल मोशन करेगी, तो उस दौरान जितने भी बॉडी के पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स है, दे विल एग्जीक्यूट द सर्कुलर मोशन। तो ये हम लोगों को याद रखना है। रोटेशनल मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना इसको। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच बॉडी विल मूव इन सच अ वे, ठीक है, इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडी विल एग्जीक्यूट द सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड हैविंग द सेंटर ऑफ ऑल दो सर्कल्स ऑन अ फिक्स्ड लाइन विच इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोल देंगे इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, और ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करेंगे। तो इस तरीके के जो मोशन है, इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन किसी भी बॉडी करेगी, और वो किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, ठीक है। इसमें एक ही पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ द सर्कुलर मोशन। द होल बॉडी, द एक्सटेंडेड बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, ठीक है, और वो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। उस तरीके के कॉम्बाइंड मोशन को से मिला करके जो पूरा कंप्लीट एक मोशन बनेगा, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जब सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहे होंगे, तो उस तरीके की जब कंप्लीट जो मोशन बन रहा है पूरी बॉडी का, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें ट्रांसलेशन मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक चैप्टर आएगा हमारा, चैप्टर नंबर 7, उसमें रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे, तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा एक चैप्टर ही है। और एक चैप्टर हमारा लास्ट में आता है ऑसिलेटरी मोशन। तीसरे टाइप का जो मोशन होता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने एक स्प्रिंग ले लिया, इसके साथ हम लोगों ने एक मास अटैच कर दिया। अब इसको जैसे हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, तो क्या होगा? सो दिस स्प्रिंग विल गेट स्ट्रेच्ड, ठीक है, ये खिंच जाएगा। और आप सभी को पता है, इट विल एक्सर्ट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, वो अपनी तरफ पुल करेगा। जैसे आप इसको छोड़ दोगे, तो अब ये जो मास है, इट विल एग्जीक्यूट द ऑसिलेशन, मतलब ये क्या करेगा? इस मेन पोजीशन के अबाउट कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो बैक एंड फोर्थ एक मोशन करेगा। दैट काइंड ऑफ मोशन, इस मास का जो मोशन होगा, ठीक है, ये कभी इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, ठीक है, ये सभी को पता है। एक स्प्रिंग लो, उसको एक्सटेंड करो, उसको छोड़ दो,
तो जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके बाद ये एक इस तरीके का जो मोशन करेगा टू एंड फ्रो। अब ये है तो ट्रांसलेटरी एक तरीके से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली ऐसे करते रहेगा, तो ट्रांसलेटरी का ही एक सब पार्ट बना दिया हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन इन विच the particle will execute a motion in which it will move in one direction and it will get returned। तो पहले के डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, तो प्योर एक तरीके से देखा जाए तो दो ही तरीके के मोशन होते हैं जनरली, एक तो ट्रांसलेटरी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा रोटेटरी। ट्रांसलेटरी में ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंगल से जो पार्टिकल्स है वो नहीं घूमने चाहिए। रोटेशन में ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए बॉडी का, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ है, जब ये घूम जाएगा तो ये पार्टिकल इधर आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन का जो डायरेक्शन है, जैसे मान लो इस वाले डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ, अभी रोटेट करेगा तो ये एक्सिस भी घूमना स्टार्ट कर देगी उधर की डायरेक्शन में। तो जब ओरिएंटेशन चेंज होगा बॉडी का, देन इट विल बी द रोटेशनल मोशन। जब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, वो ट्रांसलेटरी ही होता है, लेकिन उसके सब पार्ट्स भी हैं। ठीक है, उनमें से एक पार्ट है सर्कुलर और दूसरा पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में ये स्ट्रेट लाइन में ही टू एंड फ्रो कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन भी बोल सकते थे, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है इन विच द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट द टू एंड फ्रो मोशन, और इसी को अलग से नाम दे दिया ऑसिलेटरी मोशन। जब इसी ऑसिलेशन का जो ये एम्पलीट्यूड है, जैसे ये बहुत दूर जाके वापस आएगा तो इसको ऑसिलेटरी बोल देंगे। जब ये बहुत ही नज़दीक से वापस आ जाएगा, जैसे इधर गया फिर वापस आ गया, जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे रिंग किसी ने कॉल किया आपको, ठीक है, तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें जो ऑसिलेशन ऐसा थोड़ी होता है कि मोबाइल टेबल पे रखा है फिर वो 2 फुट ऊपर उठेगा फिर नीचे आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो होता यह है कि वो अपनी ही पोजीशन, बहुत जो उसके पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसलिए हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेशन में और वाइब्रेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना कि एक तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, मतलब ये जो इधर जाने वाला पार्ट है फिर वापस इधर आने वाला पार्ट है बहुत ही कम होता है, ठीक है, और दूसरा इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये तेज़ होगा। ठीक, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है, तो उस तरीके के ऑसिलेशन को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं वाइब्रेटरी। उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ फिजिक्स वी विल यूज़ इन द वाइब्रेशनल मोशन एज वेल। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक में ऑसिलेशन, एक में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी होगी, और सॉरी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ऑसिलेटरी बोल देंगे, और अगर एम्पलीट्यूड कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसको वाइब्रेटरी बोल देंगे। तो जनरली अब तक इस लेक्चर के अंदर यहीं इसको एंड भी करेंगे, लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक तो हम लोगों ने आज मैकेनिक्स स्टार्ट किया। पूरे 11th-12th में 5 ब्रांचेस हम लोगों को पढ़नी होती है, कौन सी है मैंने बता दी थी आप लोगों को, उसको लिख लेना नोट्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक ब्रांच स्टार्ट करनी है मैकेनिक्स, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, इसको कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन। अभी द स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का मतलब आप समझ लो चेंज इन पोजीशन, उसको क्लासीफाई किया हम लोगों ने 3 ब्रांचेस में, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। इसमें डिफरेंस क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोगों को काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करना है, स्टैटिक से नहीं करना है, क्योंकि इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, सो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में या इन जनरल मैकेनिक्स में भी जो मोशन है किसी बॉडी का या पॉइंट ऑब्जेक्ट का, उसको 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है या क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। एक रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी, मैंने डिफरेंस बता दिया जो कन्फ्यूजन होता है उसमें। दूसरा सर्कुलर या रोटेटरी, उसका भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और तीसरा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। इन तीनों तरीके के मोशन को 11th क्लास में कम्प्लीटली हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और यही 3 तरीके के मोशन पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं, यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स to ask the questions that you think that I do have to answer in the next video. And thank you so much, and hope you are learning in your classes. So thank you and all the best.